Thank you, Dr. Saab. Ladies and gentlemen, it is my pleasure to invite to the stage Engineer Javed Salim Qureshi, the founder of Four Brother Group Pesticide Industry, who has made groundbreaking advancements in the field of agriculture and biotechnology. Please welcome him to the stage to enlighten us on the role of private sector in the introduction of biotechnology. The Most Honorable Madam Farzana Altaf Shah, DG Pak EPA, and founder of Pakistan Academy of Environmental Sciences. That's a good breakthrough, and it was long awaited to give recognition to the scientists of Pakistan. I congratulate you and pray for the success of it. Dr. Kausar Abdullah Malik Sahib, legend of Pakistan for GMO. Dr. Zara Rafiq, Dr. Tasawwur Malik Sahib, and Dr. Yusuf Zafar Sahib. आज का दिन मैं रिप्रेजेंट जो कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर बाय प्राइवेट सेक्टर। पाकिस्तान वाहिद मुल्क चंद मुल्कों में से है दुनिया के जिसकी इकोनॉमी को ठीक करना सबसे आसान काम, लेकिन जब तक इसकी इकोनॉमी को ठीक करेंगे सियासतदान, जब तक इसकी इकोनॉमी को ठीक करेंगे अनपढ़ लोग, ये ठीक नहीं हो सकते। आपने 75 साल तजर्बा कर लिया और आप कुछ ना कर सके। खुदा के लिए इस मुल्क के एक शोबा, दो शोबे हैं क्योंकि मैं इंजीनियरिंग से भी तल्लुक़ है मेरा, इंजीनियरिंग और ज़राअत, इसको छोड़ दें। ये मुल्क दुनिया की सफ़े अव्वल की कौमों में भागना शुरू कर दे। हांगकांग ज़मीन नहीं है उसके पास, उसका मिनिस्टर होता है उसकी कैबिनेट के अंदर, जिसके ज़िम्मे होता है कि हर साल आपने लैंड को रिक्लेम करना है समुंदर से। पानी नहीं है पीने के लिए, मुल्क कहाँ पे खड़ा? उनको टेक्नोलॉजी पे खड़ा होना और इंडस्ट्री पे खड़ा होना उनकी नीड्स है। इस तरह दुनिया के बेशुमार मुल्क, हमारे मुल्क को अल्लाह ने जो सबसे बेहतर चीज दी है कि जमीन भी दी और मीठा पानी भी दिया, दो चीज। इंडस्ट्री, मैं खुद इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूं, प्लान करने के लिए मुझे कई साल लगते हैं कि मैंने ये यूनिट लगाना है, इतनी इन्वेस्टमेंट होगी इसके अंदर। फिर जब मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता हूं तो कम से कम साल से 2 साल लगता है उसकी बिल्डिंग खड़ी करने, मशीनरी फिट करने, और उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट देता है। एग्रीकल्चर 15,000 का बैग लें मार्केट से मेज का और 3 लाख रुपया 110 दिन के बाद जेब में डाल लें। 2.5 लाख से 3 लाख रुपया कहां से निकल सकता है? ये पैसा किसी और जगह से निकल सकता है। तेल 4,000 का लें, एकड़ में डालें, हम चाहे 10 मन उठा रहे हैं, 18,000 पे माने 1,80,000। सेसमी जिसको कहते हैं, सोयाबीन के बाहर से जहाजों के जहाज अंदर लेके आ रहे हैं। आपने मुल्क में हमने लगन ही नहीं देना। बड़े बड़े माफियाज, बड़े बड़े अरस्तू हैं, और जितने अरस्तू हैं, मैं जैसे पहले कहा, सारे अनपढ़ हैं। और इन अनपढ़ों से जब तक इस मुल्क की जान नहीं छूटेगी, ये नहीं आगे जा सकता। लिख लें, 75 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है आपके, 75 ईयर, इट्स नॉट ए स्मॉल टाइम। रहम कर दें इस मुल्क के ऊपर। और हमें अल्लाह ने ये मुल्क जब दिया तो इसके साथ इतने सारे वसाइल, मिनरल्स दे दी, एग्रीकल्चर के लिए दे दी। मैं कहता हूं मिनरल को मैं हाथ ही नहीं लगा रहा। आप सिर्फ 4 मिलियन एकड़, 4 मिलियन, हम 21 से 22 मिलियन एकड़ेज के ऊपर वीट लगाते हैं। 4 मिलियन स्पेयर करके उस पर सेसमी ले जाए,
उसके बाद आगे कॉटन लगा दी, बिकॉज क्लाइमेट चेंज। अब मई के बाद कॉटन नहीं इस मुल्क में, लेकिन हमें पता ही नहीं है, जिन्होंने फैसले करते हैं वो कहते हैं जी वीट के बाद कॉटन लाओ जी। वो कैसे लगाओ, पौधा बाहर आता है तो वो पानी में डूब जाता है, इतनी बरसात मानसून हो रही है, कैसे चलेगा ये काम? आप सिर्फ 4 मिलियन एकड़ से 12 मिलियन बेल ले सकते हैं अगर आप इसको एंड फरवरी और मार्च में लगा दें। हमारे पास एग्जिस्टिंग वैरायटीज मौजूद है। आपका अच्छा फार्मर आज भी वीट 40 मन ले रहा है, 40-45 ले रहा है। वो क्या कर रहा है? एक्सटेंशन सर्विसेज चाहिए ना। तो किस लिए ये डिपार्टमेंट हमने बनाए हैं, जो गांव तक हमने रखे हुए हैं आपने एक्सटेंशन सर्विसेज के, वो सर्विसेज देंगे? क्या कर रहे हैं? दे शुड गो टू द फार्मर, टीच देम, टेल देम, वॉच देम, सुपरवाइज देम। तो इस 4 की जगह 6 मिलियन एकड़ नीचे से निकल सकता है अगर हम इसको उठा के 40 मन पे ले जाएं। 32 में 8 मन आपने ऐड करना। आप 40 पे चले जाएं, आपकी जो टोटल रिक्वायरमेंट है आज के दिन में 30 मिलियन मीट्रिक टन वीट की, आप 26 कर रहे हैं। 4 मिलियन मीट्रिक टन, 5 मिलियन मीट्रिक टन आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। 8 मन बढ़ा दें, आप 32 मिलियन मीट्रिक टन पे चले जाते हैं। ये तो ब्लेसिंग है कि अफगानिस्तान को गंदम चाहिए और आपने देनी है, आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है। हम कह रहे हैं हमें एक्सपोर्ट करनी पे, जहां से आप कर सकते हैं वहां नहीं कर रहे। आप में सारे दोस्त जानते हैं कि दुनिया इस वक्त 40 मन पे नहीं है। आप वो डाटा इंटरनेशनल ना देखें जो हम वेबसाइटों पे तलाश करते हैं कि चाइना ने 50-45 मन ले लिया या फलां के 40 मन है, वहां भी बरानी इलाके हैं। वो एवरेज है उस डाटे की, जिस तरह पाकिस्तान की एवरेज है। पाकिस्तान की एवरेज 28 मन है, लेकिन आज भी कैनाल फ्लड एरिया की जो एवरेज गवर्नमेंट के पास पड़ी 32 मन की है, 4 मन ज्यादा। चाइना 70 मन ले रहा है स्प्रिंग वीट, विंटर वीट 100 मन से ऊपर ले रहा है। किसने रोका आपको उस ना लेने से? हमने खुद रोका है, किसी ने हमें रोका। हम कहते हैं ना 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 वो नहीं आनी चाहिए। हमारे पास इस हॉल के अंदर जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, बाहर से कोई साइंटिस्ट लेने की जरूरत नहीं है। मेरा भी इस फील्ड के अंदर एग्रीकल्चर के 38 साल का एक्सपीरियंस है। बाहर से किसी बंदे की जरूरत नहीं है। लीजेंड है हमारे पास डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक साहब। ये कॉटन इन्होंने कहा जी कि जावेद कुरैशी ने किया, मेरा इसमें कोई लेन देन नहीं था। मैं सिर्फ एक खड़ा था प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कि जीएमओ कॉटन आनी चाहिए। करने वाले, फैसला करने वाले डॉक्टर अब्दुल्ला मलिक साहब। अगर ये ना होते, ये फैसला नहीं हो सकता था। मुझे पता है कि कितने प्रेशर्स थे। वो कह रहे थे पता नहीं जी जीएमओ आ गया हमारी एक्सपोर्ट तबाह हो जाएगी। आई एम सॉरी, मैं ज़रा मतलब मैं समझता हूँ कि जो लोग बैठे हैं ये मैटर करते हैं, किसी जगह उठते बैठते हैं, आप अपना व्यू पॉइंट वहाँ कन्वे कर सकते हैं। मैं इसलिए इतनी डिटेल से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट क्या है जी? टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल आज भी अपने पांव पे खड़ी नहीं। हर साल आपसे कम से कम 100, 150, 200, 250 अरब का पैकेज लेती है। बांग्लादेश जहां पे एक एकड़ फुट्टी का नहीं होता, वो आ गया। जितनी नई कॉलोनियां बनी, जरा इसका सर्वे करें। सारी की सारी के टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं उनके बीच। जो गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं जाके एक अच्छा बिजनेस है प्रॉपर्टीज का, डेवलपमेंट का कर रहे हैं। लाहौर की जितनी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं स्वाइट डीएचए की सारी उनकी, और हमारी टेक्सटाइल मिल जो है वो घाटे में जा रही, इसलिए कि आपने कॉटन का धागा बनाना और बेच देना। धागा ना बनाए, उससे कपड़ा बनाए, फिनिशिंग करें, उसको गारमेंट्स बनाए। जो बांग्लादेश कर रहा है, वो बाहर से कॉटन उठा के उनकी गवर्नमेंट उनको कोई सब्सिडी नहीं देती, और मुल्क को उनकी गारमेंट इंडस्ट्री चला रही है। तो खुदा के लिए कुछ फैसले करें।
अब पाकिस्तान के पास बचने का वक्त नहीं है, मेरे मुंह में खाक। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, मईशत उससे ज्यादा बुरी हालत में है। जहां मंथली आपका इंपोर्ट बिल जो था वो 700 से 800 मिलियन डॉलर का था, इस वक्त 125 मिलियन डॉलर से ऊपर आप पे नहीं कर रहे। सोचें। और ज़राअत सबको छोड़ दें, इंजीनियरिंग को भी अभी छोड़ दें। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जो पाकिस्तान को 2 साल के अंदर, आई एम ए फर्म बिलीवर ऑफ इट, आप इसको एक टेक्निकल बंदों के सुपुर्द कर दें, चाहे वो प्रोविंशियल हेड्स हों, चाहे वो फेडरल हेड्स हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हेड्स हों, इनके सुपुर्द कर दें। 2 साल में क्रॉप साइकिल के साथ आपको कभी सोच नहीं आएगी कि पाकिस्तान कभी गरीब हुआ करता था, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डॉलर चाहिए। यार 100 दिन के बाद कहां से पैसा निकलता है इतना? 15,000 लगा के 2.5 लाख कहां से निकल? मुझे कोई बताए ना आगे, ये बात कन्विंस करे मुझे। और जहां पे गवर्नमेंट नहीं रेगुलेट कर रही वो काम ठीक है। मेज आपको ये सुन के हैरानगी होगी, ये गवर्नमेंट की रेगुलेशन से बाहर है, इसलिए ये तरक्की कर गई, इसकी क्रॉप भी हो गई थी। आप जीएमओ सोयाबीन बाहर से मंगवा रहे हैं, और जब बाहर से आती है तो कौन रिच होता है? उस मुल्क का फार्मर, क्योंकि जीएमओ उसके अंदर जीटीजी है, वीड्स के अगेंस्ट जीन है उसके अंदर। अब हम दूसरे मुल्क के फार्मर को पाल रहे हैं, और जो हमारा मुल्क में सोयाबीन होती वही 12-13 मन सीड बनाए हैं, एनएआरसी नहीं बनाया, अयूब रिसर्च नहीं बनाया, लेकिन जो असल अटैक होता है उसके ऊपर वीड्स का और पेस्ट का, उसको तो रजिस्ट करना कि नहीं करना आपने? हीट टॉलरेंस चाहिए उसके अंदर, 2-3 बेसिक चीजें चाहिए, उसके बगैर आप लगाएंगे आपकी यील्ड नहीं आ सकती। अपने मुल्क के फार्मर को फसल नहीं दे रहे आप दूसरे मुल्क के फार्मर को फसल दे रहे। ये इंपोर्टर्स का भी एक माफिया है, ये टोटल इसमें 8 से 9 बंदे डील करते हैं। अब ये 8-9 बंदे क्या करते हैं, चाहे वहां से मुफ्त भी मिल रहा हो, यहां आके उन्होंने प्राइस अपनी निकालनी, किसी को पता ही नहीं इसका। और वहां जब भी यहां पे कोशिश होती मुख्तलिफ जगह के ऊपर, अभी भी जब जहाज रुके हैं खुद नहीं सामने, पोल्ट्री एसोसिएशन को आगे किया हुआ था कि जनाब मुर्गी महंगी हो जाएगी, अंडा महंगा हो जाएगा, सस्ता कहां हुआ है? जहाज तो आ गए, सस्ता क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उन्होंने प्राइस फिक्स कर दी कि ये लेनी है प्राइस, बस ठीक है, लिए उन्होंने। ये सियासी बातें नहीं कर रहा मैं, इकोनॉमी की बातें कर रहा हूं। शायद मैडम भी आइंदा से मुझे टाइम ना दें, इसलिए सारी बातें आज ही करके जाऊंगा। सख्त है ना, सरकार सख्त सुनती नहीं है, ये अलमिया। हमें, मैं फिर ये कहता हूं, इस हाल के अंदर से 5 लोग चाहिए, डॉक्टर साहब की सरबराही में, डॉक्टर कौसर, सारा इन पर तजर्बा अमल। हम इन लोगों से फायदा नहीं उठाते, हम इनके गले में मेडल डालते हैं। वो खुदा के बंदो, जिस बात का मेडल दे रहे हो उस बात को तो अमल कर लो, उस पर जिस बात पे आपने डेकोरेट किया है, जिस बात के आपने रिकॉग्नाइज किया उसको, उस पर तो अमल कर लो। हम वो भी नहीं करते। अगर इन बातों पे अमल कर लिया हो तो जो डॉक्टर साहब ने आपको हिस्ट्री दिखाई है ना जी, ये सारे काम जो हैं ये 2009-10 में हो गए होते, आज मुल्क भाग रहा होता। लेकिन अब तो जरूरत इस बात, अगर आपने अब भी अपने आप को दुरुस्त ना किया, मांगने से मुल्क की मईशत भी तो चलती ही नहीं है, घर नहीं चलता, घर नहीं चलता। रोज आप उधार लेके हांडियां चराएं, कितने दिन चराएंगे आप? खत्म हो जाएगा। अगर आप भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे, जो जिसमें गैरत थोड़ी सी आ जाएगी खुदकशी कर लेगा। ये कोई हाल है कि सब्सिडी दे रहे हैं,
कभी आपने तस्वीरें देखते होंगे, टीवी पे तो नहीं आती हैं, वैसे तो चलते फिरते आप देखते हैं। रमजान का आटा लेने के लिए जो कुछ हो रहा है, ये निज़ाम तो अयूब खान ने 70 में दे दिया था। राशन कार्ड सिस्टम था, जो मेरी उम्र के वो जानते हैं। मुझे सस्ती गंदम नहीं चाहिए, यहां भी बैठे बहुत सारे लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन जिनको चाहिए उनका कार्ड सिस्टम को, तो आपके पास नेशनल आईडी कार्ड भी है, आराम से बन सकते। उन्हें दें सस्ती, आटा दें, चीनी दें, दालें दें, उनकी जरूरत है, देना चाहिए उन्हें। इस तरह नहीं। हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए एक काम करना है, सारे काम छोड़ के, सारी सड़कें बनाने छोड़ दें, पुल बनाने छोड़ दें, प्लांट लगाने छोड़ दें, ज़राअत को ठीक कर लें, तो ये मुल्क चलेगा। और ज़राअत को कैसे ठीक करना है कि जो दुनिया में व्हील इन्वेंटेड है उसको इन्वेंट ना करें, उसको लाएं और अपने ज़राअत के अंदर जोड़ दें। कुछ नहीं होगा, कोई डिजीज नहीं आएगी, कोई वीड्स नहीं आएगी, लाएं सीड बार से। ये जो 2 साल 3 साल के ट्रायल में डाला हुआ है ना जी, मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब बैठे हैं PCCC से, आप ये बताएं कि ये जो कॉटन जो बाहर है, हमने क्यों बैरियर लगाया हुआ? हम कहते हैं जी मल्टीनेशनल क्या कर लेंगे, मल्टीनेशनल आके, हम खुद खड़े हैं, we'll learn and we'll compete them as well। मैंने कभी इसकी मुखालफत नहीं की। सबसे पहले वो CLCV वायरस तो दूर करें ना अपने सीट में ला के, हमने इन्हें क्यों रोका हुआ, आने दें। इसी तरह चिक भी, रमजान आ रहा, जरा देख लेना पकौड़ियां का रेट क्यों होता। ये कौन सी ऐसी बात है कि हम अपने मुल्क में नहीं होगा? इसके भी जहाजों के जहाज आते हैं खुदा के लिए, लेकिन ये हो इसलिए रहा है कि जो फैसला करने वाले लोग, उनको पता नहीं कि ये इस सरजमीन के अंदर से निकल सकता। अगर इनमें से ये बंदे बैठ जाए फैसला करने वाले, इनको तो पता है, मैंने कहा ना, मैंने इंपोर्ट होने दी, इंपोर्ट खुली है, जिसने भेजना भेजे, लेकिन लोकल फार्मर कम्पीट करेगा उससे। और जब लोकल फार्मर कम्पीट करेगा, इंपोर्ट खुद रुक जाएगी। बैन नहीं लगाना चाहिए, लेट इट कम, लेट देम कम्पीट, खुद ही पीछे हट जाएंगे। तो ये मेरी जो इसका प्रियम्बल था आज की इस मीटिंग का, ये था। और अगर मुझे कोई कहे कि अगली प्रेजेंटेशन ना करूं, और सिर्फ इतना, अगर मेरे दायरा इख्तियार में या आपके दायरा इख्तियार में जो मैं प्रपोजल दे रहा हूं कि एक कमेटी 5 रुकनी बना दी जाए, वो फैसले कर ले, तो इस प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं। लेकिन बैठे दोस्तों को देखना चाहेंगे। अब बायोटेक क्रॉप करती क्या है? मेक फार्मिंग मोर प्रॉफिटेबल बाय इंक्रीजिंग क्रॉप क्वालिटी एंड यील्ड विद लीस्ट एक्सपेंस। व्हाई वी डोंट डू इट? कोई बताए ना, आगे जवाब दे इसका। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी इज अ जेनेटिक ब्रीडिंग टू इंप्रूव डिफरेंट प्लांट ट्रेड्स। अब ये सारे काम अगर इसने करने हैं और दुनिया के मुल्क कर रहे हैं, और ये जो नीचे मैंने लिखे हैं ये सारे, यू नो ऑल, कि इसका क्या बेनिफिट है। अगली स्लाइड आएगा। 24 मुल्क ने GMO अडॉप्ट किया हुआ। कॉटन, मेज, राइस, शुगर केन, वीट, पोटैटो, टोमेटो एंड टोबैको। हम कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट फिर रुक जाएगी जी, हम यूरोप को करते हैं। और भाई जो यूरोप को आप कर रहे हैं, आप जेब से पैसे डाल के कर रहे हैं। और ये जो दूसरे मुल्क जिन्होंने अडॉप्ट की हुई है, ये क्या करते हैं? इंडिया में भी है। इंडिया की तो एक्सपोर्ट सफर नहीं होती। अब जो मेन काम हम कॉटन का करते हैं, कॉटन में तो GMO है, फिर तो आपकी कॉटन रुकनी चाहिए ना जी, गारमेंट्स आपके रुकने चाहिए। अगर वो नहीं रुक रही है, आपकी एक्सपोर्ट कॉटन की जा रही है, तो बाकी चीजों में क्या तकलीफ है? कोई जवाब तो देना इस बात का। $112 फोल्ड्स इंक्रीज हुई है 2019 में, जो इसका 190.4 मिलियन हेक्टेयर्स पे थी। 2019 का डाटा मुझे मिल सका है, 23 तक का नहीं मिला। आप सोचें कि अब 23 में ये GMO कहाँ पहुँच गया होगा दुनिया के अंदर।
आगे आए जरा कंट्रीज में। इससे 22% यील्ड इंक्रीज हुई है और इंक्रीज फार्मर्स प्रॉफिटेबिलिटी बाय 68%। ये डाटा, इंटरनेशनल डाटा। GMO क्रॉप्स इंक्रीज ग्लोबल प्रोडक्शन बाय 357.7 मिलियन टन्स। ये डाटा की बात कर रहा हूं। और सोयाबीन 25.2 और कॉटन 10.6 मिलियन टन्स। आगे चलें। अब ये सोयाबीन 36% अगर दूसरा ज्यादा ले रहा है तो मेरा फार्मर उसको कैसे compete करेगा जी? इसको भी यहां पे फैसिलिटीज होनी चाहिए। आज की इस वर्कशॉप के आपने रिकमेंडेशन जरूर लिखे। नहीं माननी, वो पहले भी नहीं मानते थे, शायद कि तेरे दिल में असर कर जाए मेरी बात, तो किसी के रीजन कोई एक आध नुक्ता उठा लें तो इस कौम का फायदा हो जाए। आप मस्टर्ड सीड 25 to 34% मोर सीड्स, कॉटन इसी तरह देख लें, राइस को देख लें, बाकी सारी फसलों को देख लें। आगे चलें जरा। ये फोरबर्स ग्रुप इस वक्त जो जिन क्रॉप्स पे काम कर रहा है, जो ग्रीन है, वो इसलिए ग्रीन रखी है कि इसको अभी हमें तीसरा साल है, इसके ऊपर हमने अपना जो होमवर्क शुरू किया है, इसके ऊपर 2009 से हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसमें जो सक्सेस है वो हाईएस्ट इन कॉटन एंड क्या अपना मस्टर्ड सीड के अंदर। उनकी ज़रा पिक्चर्स दिखाता हूँ आपको, आप चलते जाएं। ये हमारे पास इस वक्त पेटेंट रजिस्टर्ड हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड भी हमने इसको अपने पेटेंट रजिस्टर करने के लिए जीन्स, डिफरेंट जीन जो हैं वो हमने अप्लाई किया। इंशाल्लाह 2025 के बाद पूरी दुनिया में इंशाल्लाह इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज को हम कम्पीट करेंगे उनके घर में जाकर। आगे चलें। ये मुख्तलिफ वैरायटीज आप देखें, ये कॉटन है। अब ये देखें पीछे अब वो कॉटन चाहिए, ये कॉटन चाहिए, ये टांचने के बगैर नहीं है। पौधा निकलता है तो उसकी ये हालत हो जाती है, पेस्ट अटैक होता है, वो आराम से खड़ा है, पेस्टिसाइड एक ही फील्ड के दोनों पौधे साथ साथ। आगे चल। ये पूरा कुछ 4 एकड़ का प्लाट है, एक प्लांट मिला हमें इस। इतना रिसर्च वर्क होता है, लेकिन जिस वक्त अप्रूवल के लिए जाता है ना जी डॉक्टर साहब, जो हाल हमारा होता है वो आपको पता है। आप भी वैसे हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन ये काम होता है। आगे चले। ये हीट टॉलरेंट वैरायटी है, हाथ इसलिए रखा हुआ कि देखें कहां से कॉटन आ रही। ये वैरायटी कल पेश हुई है, इसको अप्रूव नहीं कर रहे थे। वो इस वैरायटी पे इल्जाम ये था कि पिछले साल से 3 साल से ये वैरायटी लड़क रही है। पहले साल जो था वो टेम्परेचर ठीक रहा, वैरायटी के अपने पैरामीटर सारे पूरे थे, एंड हाईएस्ट यील्डिंग वैरायटी इन पाकिस्तान विद कंप्लीट पैरामीटर्स। दूसरे साल वो बारिशें आई, टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ, कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे हो गए, सिर्फ यील्ड के, बाकी फिर भी ठीक रहे। उसमें अनअप्रूव कर दी। पिछले साल फिर इसको ट्रायल में डाला, फिर हाईएस्ट यील्डिंग आई। अब फिर वो जो कल डिस्कशन हो रही थी फैसलाबाद में, वो ये हो रहे थे कि नहीं दोबारा 2 साल पूरे कराओ कॉन्टिन्यूस। ये हालत है हमारे पब्लिक सेक्टर में। टॉप यील्डिंग वैरायटी और पाकिस्तान। आगे चलें, आगे चलते जाएं, बस स्लाइड शो आइए। यहाँ रुके। अब जो आप वो प्लांट देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअल दिस प्लांट। जरा देखें किस तरीके से इसके बॉल साइज को देखें, बॉल्स को देखें, और जो कॉटन है उसको देखें।
अगर आपने 3-3 साल इस वैरायटी को अप्रूव नहीं होने देना, इस मुल्क में कहां चलना है मुझे पता। और ऑल पैरामीटर्स पाकिस्तान में रखा हुआ है, स्टेपल 28 mm से कम नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इंडिया में 25.5 की अप्रूवल होती है और 26.5 को लॉन्ग स्टेपल कॉटन कहते हैं इंडिया। मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़ा है इस वक्त भी लैपटॉप। हमें कहते हैं कि 28 की एक वैरायटी हमारी फेल हुई, 27.9 पे जी 0.1 कम है, 28 पूरा करें। दुनिया में किसी जगह होल वर्ल्ड के अंदर नहीं है कि 28 mm से नीचे की वैरायटी अप्रूव नहीं हो। ये पाकिस्तान में है। प्राइवेट सेक्टर कैसे आ गया है? और जो वैरायटियां चल रही हैं मार्केट में, वो जो वहां पे फैसला भी वही करते हैं जिनकी अपनी वैरायटियां पब्लिक सेक्टर की। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हमने कहा कि आप काउंसिलों से लें बंदे, NARC है, PARC है, यूनिवर्सिटीज हैं, इनके टेक्नोक्रेट्स बैठाएं, वो अप्रूवल करें। वो किसी तरह डंडी नहीं मारेंगे, ना इनको मारेंगे ना हमें मारेंगे। ये पिछले 4-5 साल से ये कंटेस्ट हो रहा है, लेकिन मीटिंग में सब मान जाते हैं, फैसला नहीं होता, नोटिफिकेशन नहीं इशू होता। तो इसलिए कि वो सारे नॉन टेक्निकल बंदे फैसला करने वाले। आप टेक्निकल बंदों को बैठाएं, ठीक हो जाए, वो कहें निकालो भाई इसको, हाई यील्डिंग वैरायटी है, 0.1 कम भी है, निकाल दो इसको। टेक्निकल बंदे ने तो ये कहना। आगे चले जाए, चलते जाए, पीछे आए जरा। अब कल इसका केस भी था। उस जो पैनल चेक करने गया ना, उसमें आयल सीड बोर्ड का भी रिप्रेजेंटेटिव था। ये केजोला ने जितने इससे पहले वैरायटीज मस्टर्ड थी सबको आउटशील्ड कर लिया। आप देख भी रहे हैं क्रॉप का साइज। हार्डली एनीवन हैव सीन दिस क्रॉप। पूरे पाकिस्तान में लगी हुई इस वक्त। वैक ने अप्रूव कर दी। वैक का मतलब पूरे पाकिस्तान में लग सकती। अब प्रोविंशियल काउंसिल दरमियान में आ गए, नहीं जैसे भी फैसला करना। अब इस तरह के मुकाबले कोई वैरायटी नहीं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑयल सीड कॉर्पोरेशन को हो रहा था, जो इतने 20 साल से बिलियंस ऑफ रुपीस का बजट ले रही, वो कुछ नहीं कर सके। अब वो चाहते थे कि ये वैरायटी यहां रुक जाए। पहला चार्ज किया था इस पर कि आपने इसका नाम कजोला रखा है, ये फार्मर मिसगाइड हो रहा है, कजोला का नाम चेंज कर। मैं कहा हुआ यू, हमने तो IPO डिपार्टमेंट है, वहां से जाके इसका पेटेंट रजिस्टर करवाया है, वी आर मार्केटिंग ब्रांड। आप वहां जाए, वहां कंटेस्ट कर लें, यहां क्यों कर रहे हैं? मैं ये आपको अवेयरनेस देना चाह रहा हूं कि ये प्राइवेट सेक्टर के साथ इस तरह हो रहा है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि ये इस वक्त भी गूगल करें आप, आपके पास मोबाइल मौजूद है। रेपसीड जो कनाडा का है, हाईएस्ट यील्ड दे रहा है 23 मन, ये 30 मन दे रही वैरायटी, इंटरनेशनली हाईएस्ट है और लगी हुई पूरे पाकिस्तान में। आगे चलते जाए। ये तो रेवोल्यूशन ऑयल। अब $6.6 बिलियन की ऑयल सीड या ऑयल को आप इंपोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल को। अब उसकी ये रिप्लेसमेंट आ रही है आगे, मतलब दीवारें चीन खड़ी हो रही हैं कि इसको रोका जाए। ये देख, आगे चले। ये हम सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। मेरी वालदा के नाम पर हमने प्लांट टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट डेवलप कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले एक आध साल में, बाई एंड ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो इसका जो बेस हमने रखा है कि PhD स्कॉलर्स वहाँ पे R&D सिर्फ नहीं करेंगे। वहाँ पे एक नया लफ्ज़ मैंने बनाया, R&PD, रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट निकालेंगे। वहाँ से जो PhD करेगा, ये कंपलसरी होगा उसके लिए कि अपना प्रोडक्ट साथ लेके जाए। और इंशाल्लाह उसको साथ ले जाने की नौबत नहीं आएगी। इंडस्ट्री पहले उससे बाई करेगी और उसको रॉयल्टी देगी, सारा कुछ देगी। अगर नहीं मिलती तो वो चल लेगा। तो ये एक बेस लाइन बस यही है इसकी कि 100% स्कॉलरशिप बेस्ड होगा और इस पर करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब हमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं टू डेवलप दिस। अदरीस साहब भी इसमें हमने लिए हुए हैं। तो ये मेरी हम आखिरी है इस दुनिया में जाने से पहले कुछ ये नए काम करना चाह रहे हैं। अल्लाह कबूल करे। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने टाइम भी दिया पेशेंस के साथ। और मेरी दरख्वास्त है कि इस पाकिस्तान की ज़राअत को आगे ले जाएं। बहुत शुक्रिया।